बाजार में ट्रेडिंग एजुकेटर्स के बहुत बड़े मेजोरिटी के पास बिल्कुल भी प्रोफेशनल ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। वे रिटेल ट्रेडर्स हैं जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होने का दिखावा करते हैं और इसके लिए चेक करने की आवश्यकता होती है। They are retail traders pretending to be professional traders. And it takes one check. तो अब आप डेफिनेशन जानते हैं। अगर उनके पास इतिहास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, दूसरे लोगों के पैसे को मैनेज करना एक कंट्रोल टास्क है। इसका मतलब है कि वे कभी भी प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं रहे हैं और वे ऐसा करने का दावा नहीं कर सकते हैं। यह एक बाइनरी आउटकम है। आप कभी भी थोड़ा सा प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। आप या तो रिटेल ट्रेडर हैं या प्रोफेशनल ट्रेडर। आप या तो प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। वे सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। तो उनके पास आईबी एग्रीमेंट होगा। वे दिखावा करेंगे कि वे प्रोफेशनल ट्रेडर हैं। वे कैसे दिखावा करते हैं कि वे एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं? खैर, हम एक ऑनलाइन दुनिया में रहते हैं और वे अपने लाइफस्टाइल की पूरी तरह से निर्मित बैक स्टोरीज मैन्युफैक्चर करेंगे। And they'll create completely manufactured backstories of their lives. सबसे कॉमन एक, और मुझे यह वर्ड पसंद है, यह एक जर्मन वर्ड है, Wunderkinder. वुंडाकिंड, वह बच्चा जो कहीं से भी आया। और आमतौर पर झूठ यह है कि उन्होंने $10,000 जैसी कैपिटल को 1 मिलियन से अधिक जैसी बड़ी अमाउंट में बदल दिया। वुंडाकिंड ने $10,000 को 1 मिलियन में बदल दिया। अब यह कन्वीनियंट क्यों है? क्योंकि हर कोई ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए $10,000 का खर्च उठा सकता है। वेस्टर्न वर्ल्ड के अधिकांश लोग इसे अपने क्रेडिट कार्ड पर डाल सकते हैं। इसलिए यह लोगों को एजुकेशन के लिए पे करने और उनके ट्रेडिंग अकाउंट में $10,000 डालने के लिए एकदम परफेक्ट बुलशिट स्टोरी है। और लोगों को इसे समझना आसान है। ओह, आपने 10,000 को 1 मिलियन में बदल दिया, शानदार, मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ। चार्ट पर कुछ लाइंस को फॉलो करें। दूसरा सबसे आम तर्क यह है कि उन्होंने हेज फंड या इन्वेस्टमेंट बैंक्स में काम किया है, या वे अब हेज फंड में काम करते हैं, या वे अपना खुद का हेज फंड चलाते हैं। तो यह पूरी तरह से बकवास है। It's complete nonsense. अगर वे किसी बैंक में काम करते हैं तो यह संभवतः सपोर्ट फंक्शन है और उनके पास कोई कंट्रोल फंक्शन नहीं होगा। इसलिए वे आईटी या ऑपरेशंस में काम कर रहे होंगे, या यहाँ तक कि वे ट्रेडिंग डेस्क पर काम कर रहे होंगे ट्रेडर्स को कॉफ़ी देने के लिए। अगर उन्हें काम करने के लिए रेगुलेट नहीं किया गया है तो वे बैंक में रहे हैं, लेकिन कंट्रोल फंक्शंस में नहीं। तो इसका मतलब है कि वे सपोर्टर्स थे। हेज फंड वाला बहुत ही बेईमान है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स पिछले 1 दशक से न्यूज़पेपर उठा रहे हैं और टीवी देख रहे हैं, बाजार में इन चतुर लोगों के बारे में सब कुछ पढ़ रहे हैं जिन्हें हेज फंड मैनेजर कहा जाता है। और जाहिर तौर पर चार्लोट और ट्रेडिंग एजुकेटर्स के अनुसार आपको हेज फंड मैनेजर बनने के लिए बस एक रिटेल ब्रोकरेज अकाउंट खोलना है और उसमें $5,000 डालने हैं। आपको बस इतना ही करना है और आप खुद को हेज फंड मैनेजर कह सकते हैं। गलत। हेज फंड एक बहुत ही स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसमें बहुत ही स्पेसिफिक पैरामीटर्स और मूविंग पार्ट्स, बहुत ही स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। और आपको हेज फंड के रूप में डिफाइंड होने के लिए 5 चीज़ों की आवश्यकता है। आपको एक ऑफशोर रजिस्टर्ड फंड की आवश्यकता है, उनमें से 80% केमन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड हैं। आपको एक ऑनशोर मैनेजमेंट कंपनी की आवश्यकता है जो आमतौर पर न्यूयॉर्क, लंदन, जिनेवा, सिंगापुर, हांगकांग, सिडनी में होती है। ऑफशोर फंड में आपके पास 2 चार्जेस हैं। आपके पास मैनेजमेंट फ़ी है, इसलिए मैनेजमेंट कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष एसेट को चलाने के लिए ऑफशोर फंड पर शुल्क लगाया जाता है। और फिर आपके पास एक परफॉर्मेंस फ़ी है, 1 या 2% मैनेजमेंट फ़ी, 20% परफॉर्मेंस होता है। आपके पास एक थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर होता है, इसलिए वे हर दिन यह सुनिश्चित कर रहे होते हैं कि मैनेजमेंट कंपनी इन्वेस्टर्स द्वारा इन्वेस्ट की गई स्ट्रेटजी के लिए ऑफशोर फंड से एग्रीड मैंडेट को लागू कर रही है। आपको टॉप 10 इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ एक प्रमुख ब्रोकरेज एग्रीमेंट की आवश्यकता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट बैंक आपकी ओर तब तक नहीं देखेगा जब तक कि आपके पास $30 मिलियन की कमिटमेंट एडवांस रूप से न हो, नहीं तो ये उनके समय की बर्बादी है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्लाइंट्स चाहते हैं, वे बड़े क्लाइंट्स चाहते हैं जो ट्रेड करने जा रहे हैं, और आपको एक गंभीर रूप से मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड की आवश्यकता है, मिनिमम 3 साल, शायद 5 साल। स्पष्ट प्रश्न, हम हेज फंड क्यों नहीं बनाते?
खैर, यह गलत तरीका है। हम इन्वेस्टर्स को अमीर बनाने के लिए इन्वेस्टर्स का पैसा लेने वाले हेज फंड नहीं हैं। हम इन्वेस्टर हैं। इसलिए इंस्टीट्यूट के सामने का दरवाज़ा एजुकेशन है। इसलिए हम अपने स्वयं के पैसे से ट्रेडिंग भी करते हैं और हमारे पास इंस्टीट्यूट के भीतर 40 ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं। और अगर हमें अच्छे लोग मिलते हैं तो हम उन्हें असली पैसे के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी पर रखते हैं और वे हमारे पैसे से ट्रेडिंग करते हैं। अब यह कोई आवश्यकता नहीं है कि आप केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में मौजूद रहें और अच्छे बने और कम्युनिटी में शामिल हो और सभी की मदद करें। हम ऐसे ही ठीक हैं। लेकिन यही वह तरीका है जिससे हम उन चीज़ों को देखते हैं जिनमें हम ट्रेडर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हम बाहर से पैसा नहीं लेना चाहते हैं। और अगर आप इन लोगों को देखें, यहाँ पर मेरे और मेरे मेंटर्स के अनुभवी चेहरे, हम सभी वर्षों से इसी इंडस्ट्री में हैं। हमने अपना समय बिताया है। जब आप सुबह 5 बजे उठते हैं तो 10, 15, 20 साल तक दूसरे लोगों के लिए पैसे बनाने के लिए और शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स को अमीर बनाने के लिए, और आप रास्ते में खुद भी बहुत सारा पैसा बनाते हैं। जब आपने एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी बना ली है तो आपको फिर उठने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत सारा पैसा बना सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा नहीं। तो हमारे सभी लोग रिटायर्ड हो चुके हैं और हम सिर्फ अपने पैसे से ट्रेड करते हैं। और जैसा कि आपने देखा है कि हेज फंड एक बहुत ही स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। हेज फंड स्ट्रक्चर को स्थापित करने में कितना खर्च होता है? $1 मिलियन से अधिक। यदि आपको इसकी आवश्यकता नहीं है तो आप इसे नहीं करते हैं। यह बेवकूफ़ी है। यह समझदारी से अधिक घमंड है। इसलिए हमने मैन्युफैक्चर्ड बैक स्टोरीज, IB एग्रीमेंट, रेगुलेटरी हिस्ट्री देखे हैं। मैन्युफैक्चर्ड ट्रेड्स और धोखे के बारे में क्या, आप इसे ऑनलाइन दुनिया में बहुत देखेंगे। आप सोशल मीडिया पर बहुत से एजुकेटर्स को चार्ट की स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हुए एक्टिव देखेंगे और यह अनिवार्य रूप से हिंडसाइट ट्रेडिंग है। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया पर एक चार्ट की तस्वीर पोस्ट करना जिसमें एक एरो यहाँ और एक एरो वहाँ पॉइंट करता है, यह कहते हुए कि मैंने इसे यहाँ खरीदा, मैंने इसे यहाँ बेचा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। खैर, कोई भी ऐसा कर सकता है। कोई भी चार्ट बना सकता है और कह सकता है कि मुझे इसे 5 पर खरीदना चाहिए था और मुझे इसे 8 पर बेचना चाहिए था। यह सिर्फ बकवास है। इसलिए यह हिंडसाइट ट्रेडिंग है। प्रिडिक्टेड ट्रेडिंग के बारे में क्या? प्रिडिक्टेड ट्रेडिंग बहुत आर्टिफिशियल है क्योंकि जो लोग इंडस्ट्री को नहीं समझते हैं वे बहुत आसानी से इसके झांसे में आ सकते हैं। इसलिए किसी घटना से पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ एक चार्ट पोस्ट करने और यह कहने के बारे में क्या है कि बड़े कदम के लिए तैयार रहें, और फिर बाद में आपको एक्चुअल में एक रियल ट्रेडिंग अकाउंट का स्क्रीनशॉट मिलता है जिसमें $3,248 का प्रॉफिट दिखाया जाता है, जिसके बगल में एक नैरेटिव होता है जो कहता है कि अभी $3,248 कमाए हैं। अभी तो केवल 10 ही बजे हैं। मेरा दिन समाप्त हो गया। मैं समुद्र बीच पर जा रहा हूँ। यह सचमुच किताब की सबसे पुरानी चाल है और यह 1920 के दशक से चल रही है। उनके पास 2 ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं। वे एक में लॉन्ग और दूसरे में शॉर्ट जाते हैं और वे उस एक का स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हैं जिसमें उन्होंने पैसा बनाया है। They go long in one and short in the other, and they post the screenshot of the one that makes money. और यह किताब की सबसे पुरानी ट्रिक है क्योंकि यह एक्चुअल में ब्रोकर्स से आती है। क्योंकि पुराने दिनों में ब्रोकर्स एडवाइजरी ब्रोकर्स थे कि बाज़ार में क्या लॉन्ग जाना है और क्या शॉर्ट जाना है। और यदि आपके पास 100 क्लाइंट्स हैं और आप एक एडवाइजरी ब्रोकर हैं, और यह 20 के दशक में वापस चला गया है। यदि आपको आइडिया है कि अब मार्केट में लॉन्ग पोजीशन ही बनानी चाहिए, तो क्या आप अपने सभी 100 क्लाइंट्स को सच बताते हैं कि लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप अपने बिजनेस को 200 लोगों तक बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए आप 50 को लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए कहते हैं और 50 क्लाइंट्स को शॉर्ट करने के लिए। उनमें से 50 पैसे कमाते हैं, उनमें से 50 पैसे खो देते हैं, और फिर जो लोग पैसे खो देते हैं आप उन्हें फिर से अगले ट्रेड में मदद करते हैं और आप अपने अकाउंट्स को 100 से 110, 130, 200 तक बढ़ाते हैं। यह किताब की सबसे पुरानी ट्रिक है। जो कुछ हुआ है वह यह है कि यह केवल उस एजुकेटर द्वारा मॉडर्नाइज्ड हो गया है जो मुखौटे के रूप में ब्रोकर है। बस यही है, और यही कारण है कि बेसिकली अपने करियर के प्रति सम्मान रखने वाले कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर
कभी भी अपने ट्रेड्स को पोस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वे अपनी सारी रिस्पेक्ट खो देंगे प्रोफेशनल ट्रेडिंग कम्युनिटी में अपना सारा सम्मान, क्योंकि हर प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि वे शायद बकवास कर रहे हैं, क्योंकि वे सभी गंदी ट्रिक्स जानते हैं। इसलिए इंडस्ट्री की एक साइड ऐसी है जो रिटेल ट्रेडर के रूप में आपके द्वारा एक्सपीरियंस की जाने वाली हर चीज़ के बिल्कुल ऑपोजिट है, लेकिन यह एक डिपेंडेंसी कल्चर को भी जन्म देता है, जो वास्तविक दुनिया में ट्रेडर्स को प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सिखाए जाने के तरीके के बिल्कुल ऑपोजिट है। इसलिए लोग उदाहरण के लिए हॉट स्टॉक लिस्ट में साइन अप करते हैं। यह आज के टॉप 5 स्टॉक्स हैं। यहाँ प्ले में स्टॉक है, यहाँ पोटेंशियल न्यूज़ है, लॉन्ग पोजीशन लें, शॉर्ट पोजीशन लें, लॉन्ग पोजीशन लें, शॉर्ट पोजीशन लें। वहाँ क्या हो रहा है? यह एजुकेटर इन्वर्जन नैरेटिव को आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि वे इनडायरेक्टली ब्रोकर के लिए काम कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप हर दिन उन लिस्ट्स या उन आइडियाज़ पर निर्भर हैं। अपने लिए एक पीएनएल उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लिए प्रॉफिट उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। यह आपको सिखाए जाने के तरीके के बिल्कुल ऑपोजिट है। आपको अपने आइडियाज़ के साथ आने और अपने आइडियाज़ को उत्पन्न करने की आवश्यकता है। मैन्युफैक्चर्ड ट्रेड्स और फिर से धोखा। यह ऑनलाइन दुनिया ऐसे ही काम करती है। जिनके पास झूठा नैरेटिव होता है, वे जानते हैं कि वे जो कुछ भी कह रहे हैं वह बकवास है, लेकिन उन्हें यह आभास देना होता है कि अन्य सभी लोग उस पर विश्वास करते हैं, इसलिए आप उसमें फंस जाते हैं।